हाय, आगे शुरू करने से पहले कुछ ज़रूरी बातें जान लेते हैं। आप इसे किसी भी डायमेंशन से देखें, यह आंसर राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज़ आपकी प्रिपरेशन में हाईली प्रोडक्टिव साबित होगी। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, इसके अंदर जो क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं वो यूपीएससी स्टैंडर्ड के होते हैं, प्लस उन्हीं टॉपिक्स और इश्यूज से फ्रेम किए जाते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। इससे फ़ायदा यह होता है कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस तो होती ही है, साथ में टॉपिक्स भी लर्न और रिवाइज किए जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट बोनस फीचर, अगर आपको अपनी कॉपीज़ इवेल्युएट करने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप अपनी आंसर्स को इस ईमेल आईडी पे भेज सकते हैं। ईमेल आईडी है contact.crispcontent@gmail.com। एज ऑफ नाउ इट्स कम्प्लीटली फ्री। वी होप यह आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए आज के क्वेश्चन को देखते हैं। तो आज का क्वेश्चन है, द इन्वेंशन ऑफ अ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन हैज़ सेव्ड इंडियाज़ डेमोक्रेसी, कमेंट। सीधे अपनी बेसिक अप्रोच का यूज़ करते हैं और हमारी बेसिक अप्रोच कहती है कि आंसर को अटेम्प्ट करने से पहले उसका कंटेक्स्ट जानना चाहिए। कंटेक्स्ट मतलब वह ब्रॉड एरिया जिसमें से क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। क्वेश्चन को पढ़ते ही साफ तौर से दिखाई पड़ता है कि क्वेश्चन बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में है, लेकिन हम बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में सब कुछ नहीं लिख देंगे, राइट? और अब तो वर्ड लिमिट भी 150 है, इसलिए कंटेक्स्ट को पूरी तरह से जानने के लिए हम उसके कीवर्ड को भी देखते हैं। कीवर्ड मतलब वो जो डायरेक्टिव वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इस क्वेश्चन में कमेंट का यूज़ किया गया है। अब यही कीवर्ड हमें डायरेक्शन देगा कि हमें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर भी हमें किस डायरेक्शन में सोचना है। तो फिर कमेंट का मतलब क्या होगा? उसे टॉपिक के बारे में तो लिखना ही है, और अगर अपने कोई व्यूज़ हैं वो भी उसके अंदर लिख सकता है या लिख सकती है। इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि कमेंट का करना ये नहीं है कि आर्ग्यू करना, हमें अपना आंसर बैलेंस्ड ही रखना है। और ओपिनियन जो भी हो वो हमेशा कोई ना कोई सोर्स से, डेटा से या कोई फैक्ट से सपोर्ट होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि हमने इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट समझ लिया है। सिंपल भाषा में बोलें तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब से बेसिक स्ट्रक्चर वाली चीज़ आई है इंडियन पॉलिटी के अंदर, तब से इंडिया की डेमोक्रेसी बची है। तो क्वेश्चन की टोन से ही मिलाते हुए हम ये आंसर करेंगे। कंटेक्स्ट को समझने के बाद बात आती है उसके कंटेंट की। अब इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है, हम गैदर करेंगे। देखिए, कंटेंट सब जगह सेम ही रहता है। बेसिक स्ट्रक्चर का अच्छा खासा इंडियन पॉलिटी की बुक लक्ष्मीकांत में या फिर वेबसाइट पर हर जगह अवेलेबल है, लेकिन वह कंटेंट को किस तरह से आर्टिकुलेट करना है, वहाँ पे आंसर राइटिंग की स्किल काम आती है। क्योंकि क्वेश्चन पूछने को तो यह क्वेश्चन इस तरह से बहुत सिंपल वे में भी पूछा जा सकता था, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इन इंडियाज़ डेमोक्रेसी। इसलिए डेली प्रैक्टिस ऑफ आंसर राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। धीरे धीरे ये सब आदत में आते जाते हैं। तो आपको अब पता है कि इसके अंदर क्या कंटेंट आएगा, अब उसे प्रेजेंट किस तरह से करना है। तो अब हम अपने थर्ड स्टेप पर पहुंचते हैं, स्ट्रक्चर करना। स्ट्रक्चर के अंदर 3 कंपोनेंट आएंगे, पहला इंट्रो, दूसरा बॉडी और तीसरा कंक्लूजन। और उन्हें कैसे लिखना है वो क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिफर करेगा। जैसे कि इस क्वेश्चन के अंदर इंट्रो की शुरुआत हम उसकी डेफिनेशन से कर सकते हैं बेसिक स्ट्रक्चर की, और फिर बॉडी के अंदर हम लिस्ट आउट कर सकते हैं पॉइंट्स कि बेसिक स्ट्रक्चर ने इंडिया की डेमोक्रेसी कब कब बचाई है। वो एग्जांपल्स देकर अपनी बात को हम इस्टेब्लिश करेंगे कि इन इन तरीक़ों से इंडिया की डेमोक्रेसी बची है। और लास्ट में कंक्लूड कर देंगे जो भी हमने डिस्कशन किया है अपने इंट्रो और मेन बॉडी के अंदर। बातें अब यहाँ तक पहुँच चुकी हैं कि आप अपना वीडियो पॉज कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर पहले खुद लिख सकते हैं। और आपको लिखने में कोई परेशानी है या आपको लगता है कि आप रेडी नहीं है, तो देखिए, जब तक हाथ में पेन और पेपर नहीं होगा तब तक रेडी हो भी नहीं सकते। शुरुआत कभी ना कभी करनी पड़ेगी, और एक बार अगर आप शुरू हो गए तो फिर रुकना मुश्किल होगा, चीज़ें अपने आप आसान हो जाएंगी। और यह बिल्कुल भी इलॉजिकल नहीं है। डेली प्रैक्टिस करने से आपकी मसल मेमोरी अपने आप स्ट्रांग होती जाएगी, और अभी जितना टाइम लगता है क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करने में, उसके नेचर को आइडेंटिफाई करने में, उतना ही कम समय लगेगा बाद में जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो जाएगी। आई होप आपने अपना आंसर लिखा होगा। तो हम देखते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं। बात करेंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन की। हम बताएंगे कि बेसिक स्ट्रक्चर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वह पार्ट है,
वह नेचर है उस कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्लियामेंट के किसी भी अमेंडमेंट से हटाया नहीं जा सकता। आपने लक्ष्मीकांत बुक पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि केशव नंदा भारती केस हुआ था 1973 के अंदर। उस केस में इस चीज़ का पहली बार जिक्र हुआ था और फिर तो आगे और भी केसेस आए, जैसे इंदिरा गांधी केस, मिनर्वा मिल्स केस, विमेन राव केस। इन केसेस की वजह से इस डॉक्ट्रिन ने अपनी जगह अच्छे से इस्टेब्लिश कर ली। फिर हम सब हेडिंग बना के बेसिक स्ट्रक्चर के एलिमेंट के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। हम बताएंगे कि अभी तक इसकी कोई भी प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, ना ही पार्लियामेंट ने दी है और ना ही जुडिशरी ने। अभी तक कोई पर्टिकुलर रिजिडिटी के साथ नहीं बताया है कि कौन कौन सी चीजें इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आएंगी। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ जुडिशरी ने जैसे जैसे केसेस आते गए उनमें थोड़े थोड़ा बताते गए कि कौन सी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर कहलाई जाएंगी कॉन्स्टिट्यूशन की। एग्जाम्पल्स हम कुछ दे देंगे। हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन ही सुप्रीम है और यह बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे कोई पार्लियामेंट अमेंड नहीं कर सकती। फिर जो इंडियन पॉलिटी का सॉवराइन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन नेचर है, यह भी चेंज नहीं किया जा सकता। कॉन्स्टिट्यूशन का सेकुलर कैरेक्टर, मतलब कोई एक रिलीजन हमारा ऑफिशियल रिलीजन नहीं बन सकता। चाहे इसमें अब पार्लियामेंट कोई अमेंडमेंट लेकर भी आएगी तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहलाया जाएगा। हमारे इंडियन पॉलिटी का फेडरल कैरेक्टर ही रहा जाएगा, मतलब जो सेंटर है और स्टेट है उनके अंदर पावर शेयरिंग होगी और अपने अपने रिस्पेक्टिव एरिया में फ्रीडम भी होगी अपने पावर्स को एक्सरसाइज करने की। ना ही सेंटर अपने दायरे से बाहर जाकर स्टेट को दबाएगी और ना ही स्टेट सेंटर को अपने रीजन के अंदर उसके फंक्शन को ना रोकेगी। आगे सिमिलर कंसेप्ट्स हैं। और फिर जुडिशियल रिव्यू, इसका काफ़ी क्लोज रिलेशन है हमारे बेसिक स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, तो इसे थोड़ा डिटेल में देखते हैं। और इसे हम अपने आंसर में लिख भी सकते हैं ब्रीफ मैनर में, क्योंकि जो कीवर्ड है वो है कमेंट। तो बेसिकली हम यही जस्टिफाई कर रहे हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव दिखा के कि कैसे बेसिक स्ट्रक्चर ने इंडिया की डेमोक्रेसी को बचाया है। तो जैसे कि हमें पता है कि पार्लियामेंट आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकती है, लेकिन ऐसे किसी भी हिस्से को वह चेंज नहीं कर सकती है जिसे बेसिक स्ट्रक्चर माना जाता है। लेकिन कौन मानेगा, कौन डिसाइड करेगा कि वह बेसिक स्ट्रक्चर है या नहीं? जी हाँ, हमारी जुडिशरी। अगर पार्लियामेंट ने या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई भी लॉ बनाकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को वायलेट किया है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है उस लॉ को इनवैलिड कर देने की, और इसी प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। मतलब लेजिस्लेटिव एक्ट्स की जुडिशियल स्क्रूटिनी करने के प्रोसेस को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। इसका रीसेंट एग्जांपल हम दे सकते हैं 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। उसमें प्रपोज किया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमेटी बनाने का, जिसके अंदर जो जुडिशरी के मेंबर्स होंगे, जजेस होंगे, उनका अपॉइंटमेंट एक ऐसी कमेटी के द्वारा करवाने का प्रपोजल था जिसमें लेजिस्लेटिव मेंबर्स भी होते। तो फिर हुआ यही, इस एक्ट को इनवैलिड कहा गया क्योंकि यह जुडिशियल इंडिपेंडेंस को ख़त्म करती है और जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारा सेपरेशन ऑफ पावर्स, उसको इन्फ्रिंज करती है। इसलिए बेसिक स्ट्रक्चर की सिग्निफिकेंस हम बताएंगे। इट एक्ट्स एज अ बुलवर्क ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। हमारे इंडियन सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट सिर्फ पार्लियामेंट की दया पे ना चलें, इसका ध्यान रखते हुए हमारी जुडिशरी हर उस चेंज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करती रहती है जो पार्लियामेंट के द्वारा लाए जाते हैं। यहाँ पे हम अपनी बॉडी को क्लोज करते हैं और इस तरह से ही आंसर फ्लो आना चाहिए जिससे कि लगे कि क्वेश्चन की डिमांड बहुत आसानी से और सिंपल मैनर में पूरी होती जा रही है और एग्जामिनर को एक तरह का इम्प्रेशन लगना चाहिए कि सारी चीज़ें कवर हो गई। द एग्जामिनर मस्ट कंपेयर टू थिंक ऐसा कौन सा एरिया रहा होगा कि जहाँ वह मार्क्स काट सकता है या काट सकती है। फाइनली हम अपने लास्ट कंपोनेंट पे आते हैं, कंक्लूजन। यहाँ तो यह बहुत बड़ा कंक्लूजन है, प्लीज़ इस तरह का कॉपी में फॉलो नहीं करना है, सिर्फ एक्सप्लेनेटरी पर्पज से यहाँ पर दिया गया है। और हाँ, इस तरह से हेडिंग भी नहीं डालनी है कंक्लूजन की, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ होता है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होता है कि वह कंक्लूजन है। प्लस हम इस तरह का कीवर्ड यूज़ करते हैं जैसे कि दस, इन कंक्लूजन, फिर कॉमा लगा के आगे की सेंटेंस लगाते हैं, तो अपने आप पता चल जाता है कि यह कंक्लूजन है। हम अपने कंक्लूजन के अंदर वही सब चीज़ें बोलेंगे जो अभी तक हमने मेन बॉडी और इंट्रोडक्शन के अंदर कही थी,
with some visionary perspective. We can say thus the basic structure of the constitution is sacrosanct in nature, और इसी कंसेप्ट की वजह से सुप्रीम कोर्ट इंडियन सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स गारंटी कर पाता है। डेमोक्रेसी के अंदर यह स्टेट की ड्यूटी होती है कि वह लोगों के वेलफेयर को प्रोटेक्ट कर सके, प्रमोट कर सके, और अगर कहीं इसका वायलेशन हो रहा है इस ड्यूटी का, तो एक इस तरह का मैकेनिज्म हो जिसके अंदर चेक करके और फिर वापस से वेलफेयर को रिस्टोर कर सके। हैंस जो बेसिक स्ट्रक्चर है वह आम जनता के राइट्स और उनके वेलफेयर का ध्यान रखता है, और इस तरह से यह आंसर कंप्लीट होता है। फाइनली बात करते हैं कि ऐसा कौन सा एक्स फैक्टर होता है ऐसे कैंडिडेट के बीच जिसकी नॉलेज टॉपर की नॉलेज के इक्वली होती है, पर फिर भी उसे टॉपर से कम मार्क्स मिलते हैं। ऑलमोस्ट किसी भी टॉपर की कॉपी अगर आप उठाएंगे तो उसके अंदर कुछ चीज़ें कॉमन दिखाई पड़ेंगी। पहला, जितना भी पॉसिबल हो उतना ये पॉइंट में बनाकर आंसर देते हैं, कीवर्ड्स के नीचे अंडरलाइन करते हैं जिससे कि एग्जामिनर की अटेंशन डायरेक्टली उन कीवर्ड्स पे जाए। तीसरा, आंसर के अंदर विजिबिलिटी बनी रहे उसके लिए शॉर्ट पैराग्राफ्स बनाते हैं 5 to 6 लाइंस के। डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल हैंडराइटिंग, जितना पॉसिबल हो वहाँ पे फ्लो चार्ट्स, डायग्राम, मैप लगाने की कोशिश करते हैं, और इस तरह से एक एक्स फैक्टर आंसर के अंदर आ जाता है और उनकी कॉपी दूसरों की कॉपी से अलग दिखाई पड़ती है। आप भी इन बातों का ध्यान रखिए, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए जिससे कि ये सारी चीज़ें आपकी आदत में आ जाए। इतना ही इस वीडियो में। कीप राइटिंग, ऑल द बेस्ट, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।